वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा मेटल्स है नॉन मेटल्स है उसके NCERT के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो है सभी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 36 तक की जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे ये सभी हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स। तो देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है और क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि कौन सी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे मेटल्स शो नहीं करते हैं। ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ऑप्शन बी सोनरस इन नेचर, ऑप्शन सी डलनेस एंड ऑप्शन डी डक्टिलिटी। तो देखिए इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग जो है खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, अदरवाइज मैं हर चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग मेटल्स की बात करें तो जब हम लोगों ने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि मेटल्स हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये सोनरस नेचर को शो करते हैं और ये डक्टाइल भी होते हैं। लेकिन हमारे मेटल जो होते हैं ये डल नहीं होते हैं, इनके पास क्या होती है, इनकी खुद की चमक होती है। तो ऑप्शन सी जो होगा डलनेस, दैट इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज नोन एज। ऑप्शन ए डक्टिलिटी, ऑप्शन बी मैलिएबिलिटी, ऑप्शन सी सोनरसिटी एंड ऑप्शन डी कंडक्टिविटी। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे कि हम लोग उसको थिन वायर्स में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी हमारी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे कि जो है हम अपने मेटल को थिन वायर्स में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो एल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एल्युमिनियम मेटल का यूज़ हम लोगों के घर में जो बर्तन होते हैं उसे बनाने में किया जाता है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, हमको ये बता दो कि आखिर हम लोग एल्युमिनियम मेटल का ही क्यों यूज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, गुड थर्मल कंडक्टिविटी, सेकेंड में गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्ड स्टेटमेंट डक्टिलिटी एंड फोर्थ स्टेटमेंट हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए अगर हम लोग बात करें, क्योंकि हम लोग एल्युमिनियम मेटल का जो है यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, हम लोग एल्युमिनियम मेटल का यूज़ खाना बनाने में कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट रहा होगा। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। अगर वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है तो कहीं ना कहीं उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होगा, तभी तो हम लोग बड़े आसानी से जो है खाने को उसमें गर्म कर ले रहे हैं और वो मेल्ट भी नहीं हो रहा है। तो आपकी फोर्थ वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। अब हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। तो अगर हम लोग ऑप्शन डी को देखें, दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट, तो ऑप्शन डी हमारा क्या रहा होगा, करेक्ट आंसर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास 4 मेटल्स गिवन हैं, हमको ये बता दो कि कौन सा ऐसा मेटल होगा जो ना कि हमारे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन को शो करे और ना ही हमारे जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्शन को शो करे। तो ऑप्शन में क्या गिवन है, सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम एंड ऑप्शन डी आयरन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी आयरन। तो देखिए आयरन की रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, स्टीम के साथ कराते हैं। ठीक है, तब ये क्या बनाता है आपका Fe3O4 बनाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन
वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। तो देखिए अभी मैंने जस्ट आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था कि जब हम लोग आयरन का रिएक्शन स्टीम के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, Fe3O4 मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन का सेकेंड और थर्ड ऑक्साइड। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो आपका ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। तो देखिए हमारे पास 4 स्टेटमेंट गिवन है। क्या बोल रहा है कि कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन को देख लेते हैं। भाई कैल्शियम बेटा जब हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक। और साथ ही साथ ये जो आपकी रिएक्शन होती है ये जो है एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। इसमें आपकी क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, तो क्या है, बहुत विग्रस रिएक्शन होती है। नहीं, ये विग्रस रिएक्शन नहीं होती है आपकी, ये मीडियम होती है, ठीक है, मॉडरेट नेचर की होती है। तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाएगी क्योंकि रिएक्शन होता है लेकिन उतना वायलेंट नेचर नहीं होता है। फोर्थ वाले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, तो देखिए आपके हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही, तो आपकी फोर्थ वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। अब हम लोग जो है अपने ऑप्शन को देख लेते हैं। तो अगर हम लोग ऑप्शन डी को देखें तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स एक्सेप्ट मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी नाइट्रिक एसिड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जनरली जितने भी आपके मेटल्स होते हैं ये जब आपके एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा तो ये सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एक एसिड ऐसा होता है जो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करता है, सिर्फ 2 मेटल्स के साथ जो है ये हाइड्रोजन गैस को बनाता है। हमको उस एसिड का नाम बता दो। तो सिंपल सी बात है, जब आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हमारा जो नाइट्रिक एसिड होता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको बहुत डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं और इन दोनों मेटल्स के साथ उसकी रिएक्शन को कराते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। द कंपोजिशन ऑफ एक्वा रिजिया इज, ऑप्शन ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 3:1, ऑप्शन बी कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड 3:1, ऑप्शन सी कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 3:1। अब बेटा ये सब रेशियो गिवन है, ठीक है, एंड ऑप्शन डी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड 3:1 रेशियो। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक्वा रिजिया का कंपोजिशन क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बेटा कि एक्वा रिजिया हमारी क्या होती है, दिस इज द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन 3:1 रेशियो। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स गिवन हैं और हमको ये बताना है कि कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं होगा। फर्स्ट वाले में पोटेशियम क्लोराइड, सेकेंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, थर्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड फोर्थ सोडियम क्लोराइड। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें बेटा तो आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और आपका जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है
ये आपका क्या होता है बेटा, ये आपका आयनिक कंपाउंड नहीं होता है, दे आर कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, आप लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो ये आपके क्या होंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे। तो यहाँ से अब हम लोग अगर ऑप्शन को देखें तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये क्या रहा होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड्स। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, हमको ये बता दो कि कौन सी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे आयनिक कंपाउंड शो नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ऑप्शन बी में बोल रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, ऑप्शन सी में बोल रहा है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड ऑप्शन डी में बोल रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट। तो देखिए अगर हम लोग इसके करेक्ट आंसर को देखें तो आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी बेटा हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सॉलिड फॉर्म में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाते हैं, एंड दिस वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज और अच्छे तरीके से समझनी है कि ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया तो आप लोग बड़े आसानी से जो है 90 से 95% मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो। तो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चलो। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में कोई डाउट आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन से ऐसे मेटल्स होते हैं जो फ्रीली नेचर में पाए जाते हैं। फर्स्ट कॉपर, सेकेंड गोल्ड, थर्ड जिंक एंड फोर्थ सिल्वर। तो देखिए जितने भी आपके लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं ये आपके नेचर में फ्रीली पाए जाते हैं। अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एक तो फोर्थ आपका सिल्वर, एक सेकेंड आपका गोल्ड, ये आपके क्या होते हैं बेटा, नेचर में फ्रीली पाए जाते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। भाई सेकेंड और फोर्थ वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर रिफाइंड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोग मेटल्स की जब रिफाइनिंग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं। हमको ये बता दो कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हम लोग किन मेटल्स के लिए करते हैं। फर्स्ट गोल्ड, सेकेंड कॉपर, थर्ड सोडियम एंड फोर्थ पोटेशियम। तो देखिए जब आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था और मैंने आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। मैंने वहाँ पे बताया था कि जितने भी आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं इन सब की रिफाइनिंग हम लोग किससे करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस से करते हैं। आपका सोडियम और पोटेशियम क्या होंगे, आपके ऐसे मेटल्स होंगे जिनको हम लोग रिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड से। तो अगर हम लोग अपने ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन डी जो है हमारा ये क्या रहा होगा, करेक्ट आंसर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। सिल्वर आर्टिकल्स become black on prolonged exposure to air. This is due to the formation of, option A silver nitride, option B silver oxide, option C silver sulfide and option D silver sulfide and silver nitride। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि अगर हम लोग जो है सिल्वर को जो है प्रोलॉन्ग्ड एयर में छोड़ दें, मतलब बहुत टाइम के लिए अगर हम लोग सिल्वर मेटल को एयर में छोड़ दें तो उसके ऊपर क्या होता है, ब्लैक कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखिए इसका रीज़न ये होता है बेटा कि सिल्वर जो है बेटा हमारा सल्फर के साथ रिएक्ट करके क्या करता है बेटा,
सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे ब्लैक कलर की आपकी लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। देखो सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। अगर आप लोगों के चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं अच्छे से बनाए हैं, आप लोगों ने चैप्टर को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है, लिख लिख के नहीं देखा है, तो आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद ए थिन लेयर ऑफ, ऑप्शन ए गैलियम, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी जिंक एंड ऑप्शन डी सिल्वर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है या एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आयरन के ऊपर एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट की क्या कर देते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं। अब हमको ये बता दो कि ये लेयर किस मेटल की होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी जिंक। तो जब हम लोग बेटा गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करते हैं तो मान लीजिए हमारा आयरन है, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब कोरोजन होता भी है तो हमारा जिंक जो है कोरोडेड हो जाता है, लेकिन हमारा जो आयरन मेटल है ये बचा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ। इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्सड विद, ऑप्शन ए निकल एंड क्रोमियम, ऑप्शन बी कॉपर एंड क्रोमियम, ऑप्शन सी निकल एंड कॉपर एंड ऑप्शन डी कॉपर एंड गोल्ड। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि जो स्टेनलेस स्टील हमारा होता है इसमें आयरन के साथ क्या क्या मिला होता है। इसमें आयरन के साथ बेटा आपका जो है निकल और क्रोमियम मिला होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। So if copper is kept in air, it slowly loses its shining brown surface and gains a green coating. It is due to the formation of। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग कॉपर को जो है एयर में छोड़ दें बेटा तो इसकी शाइनिंग सरफेस क्या होती है, इसकी जो शाइनिंग सरफेस होती है वो उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, आखिर ये जो फॉर्मेशन होती है ग्रीन कोटिंग की ये क्यों होती है। तो देखिए कॉपर जब हमारा बेटा जो है एयर में फ्रीली प्रेजेंट रहता है तो ये कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है कि हमारा जो कॉपर मेटल है उसकी ब्राउन सरफेस की जो शाइनिंग है वो डिसअपियर हो जाती है और उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी क्रोमियम एंड ऑप्शन डी मरकरी। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जनरली जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं ये सॉलिड नेचर के होते हैं, ठीक है, लेकिन एक मेटल जो है हमारा ये लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। तो हमें उस मेटल का नाम बता दो। तो जनरली मैंने आप लोगों को जब चैप्टर पढ़ाया था तो बताया भी था कि मरकरी इज द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, है ना, इन रूम टेम्परेचर। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखो एक चीज को नोटिस किया होगा कि जनरली आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज से बन रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से पढ़ ली तो वहां से आपके बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन मोल्टन स्टेट। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं
जिनके क्लोराइड्स को जब हम लोग जो है इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वो हमें ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन है सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आयरन एंड ऑप्शन डी कॉपर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है बेटा 4 ऑप्शंस गिवन है और हमको बताना है कि कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे। तो जनरली बेटा आपके जो है जहाँ पे भी इलेक्ट्रोलिसिस आए तो वहाँ पे क्या होंगे, आपके मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होंगे। भाई मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स का ही तो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे। आप लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे देखा था, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से आपका सोडियम मेटल और आपका कैल्शियम मेटल, ये दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब जरा आप लोग यहाँ पे मैच कर लो। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें बेटा तो आपका जो थर्ड वाला स्टेटमेंट होगा, थर्ड वाला जो पॉइंट होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ये क्या रहा होगा, करेक्ट आंसर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी आयोडीन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जनरली जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं आपके, ये लस्ट्रस नहीं होते भाई, इनके पास इनकी खुद की कोई चमक नहीं होती। ठीक है, हमसे ये बोल रहा है कि हमें एक ऐसा नॉन मेटल बता दो जो लस्ट्रस नेचर का हो। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी आयोडीन। तो आयोडीन आप लोगों ने देखा भी होगा कि उसकी खुद की शाइनिंग होती है। ठीक है, अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्व बाय अदर 3 मेटल्स। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोगों को जो है 4 मेटल्स गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि इन चारों मेटल में से हमें कोई ऐसे मेटल की सॉल्ट सोल्यूशन के बारे में बताना है जो बाकी के 3 क्या कर दें, बड़े आसानी से डिस्प्लेस कर दें। अब आप लोगों के दिमाग में नहीं गया होगा, जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे सोडियम क्या करेगा बेटा, मान लो हमारे पास कॉपर सल्फेट है, ठीक, हमारे पास मैग्नीशियम है, हमारे पास पोटेशियम है। तो देखिए सोडियम आपका कॉपर सल्फेट को भी डिस्प्लेस कर देगा, मैग्नीशियम आपका कॉपर सल्फेट को भी डिस्प्लेस कर देगा और पोटेशियम भी आपका कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन को डिस्प्लेस कर देगा। तो इसी तरीके से हम लोगों को क्या बताना है, एक ऐसा सॉल्यूशन बताना है जो बाकी के 3 मेटल्स उसको बड़े आसानी से डिस्प्लेस कर सकें। तो ऑप्शन ए में मैग्नीशियम गिवन है, ऑप्शन बी में सिल्वर, ऑप्शन सी जिंक एंड ऑप्शन डी कॉपर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी सिल्वर। तो देखिए आपकी जो सिल्वर मेटल की कोई भी सोल्यूशन होगी, मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट है, तो देखिए मैग्नीशियम क्या करेगा बेटा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, जिंक क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर क्या करेगा, इसको बड़े आसानी से डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि आपका सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, ये कॉपर से भी कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो ऑप्शन बी होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। 2 ml each of concentrated hydrochloric acid, nitric acid and a mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1 were taken in a test tube labeled as A, B and C। तो देखिए बेटा हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, ए, बी और सी। अब सी वाली टेस्ट ट्यूब में आपका क्या प्रेजेंट है बेटा, आपका कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है 3:1 के रेशियो में। ए वाले में क्या प्रेजेंट है, आपका कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है और बी वाले में क्या प्रेजेंट है आपका बेटा, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक, ये क्वेश्चन में गिवन है, हमको सी वाले को देखना है बेटा। अगर आप लोगों ने इतना समझ लिया कि इसमें कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड 3:1 के रेशियो में है, इसका मतलब जो सी वाला सोल्यूशन है ये एक्वा रेजिया का है। आप लोगों ने अभी सॉल्व किया है इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है,
तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए स्मॉल पीस ऑफ मेटल वाज पुट इन ईच टेस्ट ट्यूब, नो चेंज अकर इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, ए के अंदर भी जो है एक मेटल को डाला, बी के अंदर भी मेटल डाला, सी के अंदर भी मेटल को पुट किया, लेकिन हमको जो है ए और बी में कोई भी चेंजमेंट नहीं दिखा। लेकिन बट द मेटल गॉट डिजॉल्व इन टेस्ट सी, लेकिन जो हमारा मेटल था ये आपके टेस्ट ट्यूब सी में क्या कर गया, डिजॉल्व कर गया। जो आपका टेस्ट ट्यूब सी था जिसमें एक्वा रेजिया सोल्यूशन थी, ये उसमें भी डिजॉल्व कर गया। अब हमको बता दो द मेटल कुड बी, हमारा मेटल क्या रहा होगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर हम लोग ऑप्शंस को ना भी देखें तो यहाँ पे क्या होगा, या तो सिल्वर होगा या आपका गोल्ड रहा होगा, यही तो होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन को देखें तो क्या होगा बेटा, ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी कॉपर एंड ऑप्शन डी प्लेटिनम। तो देखिए आपका ऑप्शन बी जो है दैट इज गोल्ड, भाई गोल्ड का ही तो हम लोग डिसॉल्व करते हैं, तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22, एन एलॉय इज ए। तो देखिए बेटा एलॉय क्या होता है आपका, ऑप्शन ए एन एलिमेंट, ऑप्शन बी ए कंपाउंड, ऑप्शन सी ए होमोजीनियस मिक्सचर एंड ऑप्शन डी ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आप लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि बेटा एलॉय आपका क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। अब ये दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का भी होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है, या आपके मेटल और नॉन मेटल का भी होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। और ये क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ है नहीं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव चार्ज कैथोड, सेकेंड स्टेटमेंट निगेटिवली चार्ज कैथोड, थर्ड स्टेटमेंट पॉजिटिवली चार्ज एनोड एंड फोर्थ स्टेटमेंट निगेटिवली चार्ज कैथोड। तो देखिए अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें बेटा, तो हमारी इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है भाई, इसमें एक कैथोड होता है और एक हमारा एनोड होता है। अब कैथोड हमारा क्या होता है बेटा, कैथोड हमारा निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, और एनोड हमारा क्या होता है बेटा, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो थर्ड और फोर्थ वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई, भाई एनोड आपका पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड आपका नेगेटिव चार्ज है। अब हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं, तो अगर हम लोग अपने बी वाले ऑप्शन को देखें तो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स, ऑप्शन ए डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, ऑप्शन बी डिपॉजिटेड ऑन एनोड, ऑप्शन सी डिपॉजिटेड ऑन कैथोड एज वेल एज एनोड एंड ऑप्शन डी रिमेन्स इन द सोल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हम लोगों ने जिंक की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करी तो जिंक हमको कहाँ पे मिलेगा, भाई जिंक हमारा क्या होगा बेटा, प्योर मेटल होगा, और प्योर मेटल हमेशा आपका कहाँ पे डिपॉजिट होता है, ये आपका कैथोड पे डिपॉजिट होता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन नॉट बी कट विद ए नाइफ। तो देखिए एलिमेंट ए जो है आपका सॉफ्ट है और हम लोग इसको जो है नाइफ से कट भी नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन एयर। और जो हमारा एलिमेंट ए है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है एयर के साथ, ठीक है, इसी वजह से हम लोग जो है इसको ओपन एयर में कभी भी नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारा जो है वाटर के साथ विग्रसली रिएक्ट करता है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमको एलिमेंट का नाम बता दो। अब सिंपल सी बात है, आपका एलिमेंट ए सॉफ्ट है, तो अगर सॉफ्ट है तो सोडियम और पोटेशियम होगा, भाई यही आपके क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और इन्हीं मेटल्स को हम लोग क्या रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर पुट करके रखते हैं, क्योंकि ये इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से ऑप्शन को देखें बेटा, तो ऑप्शन बी सोडियम हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए मेटल और नॉन मेटल
विच एमंग द फॉलोइंग एलॉय कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एलॉयज हमारे जो हैं होमोजीनियस मिक्सचर हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के। हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन हैं, हमको ये बता दो कि कौन सा ऐसा एलॉय होगा आपका जिसके पास नॉन मेटल एज ए कंस्टिट्यूएंट होगा। मीन्स एक ऐसा एलॉय बता दो इन 4 ऑप्शन में से जो नॉन मेटल को भी कंटेन कर रहा हो। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन ए ब्रास, ऑप्शन बी ब्रॉन्ज, ऑप्शन सी एमलगम एंड ऑप्शन डी स्टील। तो आपका ऑप्शन डी जो है दैट इज स्टील, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिकॉज स्टील के पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा, कार्बन भी प्रेजेंट होता है, और ये कार्बन हमारा क्या होता है, इट इज अ नॉन मेटल। ये हमारा क्या है, नॉन मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल। ऑप्शन ए इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद ए dazzling white flame. Option B it reacts with cold water to form magnesium oxide and evolves hydrogen gas. Option C it reacts with hot water to form magnesium hydroxide and evolve hydrogen gas. And option D it reacts with steam to form magnesium hydroxide and evolves hydrogen gas. तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स गिवन हैं, हमको ये बता दो कि कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारी इनकरेक्ट है। अब यहाँ से आप लोग देखिए जो आपकी सेकंड वाली स्टेटमेंट है, बाय मैग्नीशियम जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है, ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो आपकी जो बी वाली स्टेटमेंट है ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। विच एमंग द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन मरकरी एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 ऑप्शंस हमको गिवन है, हमको ये बताना है कि कौन सा एलॉय जो है मरकरी को जो है अपने पास कंटेन करता है। ऑप्शन ए स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी एल्निको, ऑप्शन सी सोल्डर एंड ऑप्शन डी जिंक एमलगम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी जिंक एमलगम। तो आपका जो जिंक एमलगम होता है बेटा, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, इसके पास मरकरी प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड। अब देखिए बेटा एक्स और वाई के बीच में रिएक्शन हुआ और एक कंपाउंड जेड बना। क्वेश्चन को समझते चलना, ठीक है। एक्स लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन। एक्स ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और वाई ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो देखो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से यहाँ पे क्या बन रहा है, कंपाउंड जेड बन रहा है। तो ये हमारा क्या है, आयनिक कंपाउंड है कि नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय जेड। तो कौन सी प्रॉपर्टीज इन चारों ऑप्शन में से जेड शो नहीं करेगा। ऑप्शन ए हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन बी हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन सी कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट एंड ऑप्शन डी अकर्स एज सॉलिड। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें बेटा, तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। भाई जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, ना कि बहुत कम। तो आपका जो बी वाला ऑप्शन होगा दैट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे एक ऐसी प्रॉपर्टी बतानी थी जो आयनिक कंपाउंड्स हमारे शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स एक्स वाई एंड जेड आर x2,8, y2,8,7 एंड z2,8,2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन में हमको क्या बोल दिया है कि हमें 3 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, हमको यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
ऑप्शन ए एक्स इज ए मेटल, ऑप्शन बी वाई इज ए मेटल, ऑप्शन सी जेड इज ए नॉन मेटल एंड ऑप्शन डी वाई इज ए नॉन मेटल एंड जेड इज ए मेटल। तो देखिए बेटा, मेटल्स हमारे क्या होते हैं? ऐसे सभी एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो देखो जेड हमारा क्या है, ये मेटल है कि नहीं है? और नॉन मेटल्स हमारे क्या होते हैं? जिनकी आउटर मोस्ट शेल में या तो 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग वाई को देखें तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है? तो देखिए जेड हमारा क्या है, मेटल है, और वाई हमारा क्या है, नॉन मेटल है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। Although metals form basic oxides, which of the following metals form amphoteric oxides? तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि जनरली हमारे मेटल्स क्या करते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन हमें एक ऐसा मेटल बता दो जो एम्फोटेरिक नेचर को शो करता हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम एंड ऑप्शन डी कॉपर। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है इट शोज एम्फोटेरिक नेचर। ये हमारा क्या करता है, एम्फोटेरिक नेचर को शो करता है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। तो जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाते हैं। लेकिन हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, हमको ये बता दो कि कौन सा नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा लेगा। ऑप्शन ए डायमंड, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी सल्फर एंड ऑप्शन डी फलरीन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट क्या होता है बेटा, ग्रेफाइट के पास जो है एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। सो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव ए कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल। द मटेरियल जनरली इज ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी पीवीसी एंड ऑप्शन डी ऑल कैन बी यूज्ड। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, कोटिंग होती है। आप लोगों ने देखा होगा प्लास्टिक के मटेरियल की कोटिंग होती है। तो हमसे बोल रहा है वो मटेरियल किससे बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज ऑप्शन सी पीवीसी, दैट इज पॉलीवाइनल क्लोराइड। आप लोग जब क्लास 12th में जाओगे तो वहां पे इसको डिटेल्ड में पढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज ए लिक्विड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा नॉन मेटल जो है हमारा लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी फॉस्फोरस एंड ऑप्शन डी सल्फर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ऑप्शन बी ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास 4 स्टेटमेंट गिवन है, हमको ये बता दो कि इन चारों में से केमिकल रिएक्शन किस में होगी। सो ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट जब आयरन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑप्शन बी जिंक सल्फेट जब आयरन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑप्शन सी मैग्नीशियम सल्फेट जब लेड के साथ रिएक्ट करेगा एंड ऑप्शन डी कॉपर सल्फेट जब आयरन के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, क्योंकि हमारा आयरन जो है बेटा ये ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये आपकी कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग।
तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 फिगर्स गिवन है। हमको ये बताना है कि कौन सा फिगर जो है करेक्टली इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इस फिगर को देखो बेटा, तो देखिए कैथोड पे हमको क्या मिल रहा है, कैथोड पे हमको प्योर मेटल मिल रहा है, ठीक है। कैथोड पे हमको क्या मिल रहा है, प्योर मेटल मिल रहा है। एनोड से क्या हो रहा है बेटा, एनोड से हमारा क्या हो रहा है, ये कॉपर जो है रिलीज हो रहा है, और ये जो है ये हमारे कैथोड पे क्या जा रहा है, चिपक जा रहा है जा करके। यहाँ पे आपकी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है और ये हमारी कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन है। तो ऑप्शन बी जो है आपका ये करेक्ट आंसर होगा। आप लोग जब इसको जो है बुक में देखोगे, फिगर वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ड्रॉ किया है, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, इकबाल treated a lustrous divalent element M with sodium hydroxide. He observed the formations of bubble in reaction mixture. He made the same observation when this element was treated with hydrochloric acid. Suggest how can he identify the produced gas? Write the chemical equation for both the reaction. तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को इतने पॉइंट में समझाया है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमारे पास एक M एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी क्या है बेटा, 2 है। अब ये जो हमारा एलिमेंट M है, जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे एक ऐसी गैस को प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें बबल्स की फॉर्मेशन हो रही है। अगेन जब हम लोग इस मेटल की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा रहे हैं तो यहाँ पे एक गैस प्रोड्यूस हो रही है जिसमें बबल्स की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जब भी मेटल हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे बेटा कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्लियर पता चल गया कि हमारी जो गैस है वो क्या रही होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। अब क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि हमें जो है ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड हुई है हम लोग इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे ये बता दूं। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने जब एक्टिविटी पढ़ी थी तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि मान लीजिए हमारे इस बीकर में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके पास में कैंडल को लेकर के आएंगे तो ये क्या करेगी, पॉप साउंड को प्रोड्यूस करेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि टू आइडेंटिफाई द प्रोड्यूस गैस बर्न द मैच स्टिक एंड ब्रिंग इट टू द टेस्ट ट्यूब। तो हम लोगों को अगर प्रोड्यूस्ड गैस को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माचिस को जलाएंगे और टेस्ट ट्यूब के पास लेकर के जाएंगे। अगर वहाँ पे पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारी गिवन गैस क्या हो जाएगी, आपकी हाइड्रोजन गैस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38 और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। अब देखिए जब भी हम लोग मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो देखिए पार्ट ए में क्या बोल रहा है कि विच मटेरियल विल बी यूज्ड एज एनोड एंड कैथोड फॉर रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर मेटल। अब क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि हम लोग कौन से मटेरियल का यूज़ करेंगे सिल्वर मेटल की रिफाइनिंग के लिए एनोड पर और कैथोड पर बाय दिस प्रोसेस। बी पार्ट में बोल रहा है सजेस्ट ए सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट आल्सो। अब जो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे हमें वो इलेक्ट्रोलाइट भी बता दो, ठीक है। और सी पार्ट में क्या बोल रहा है, इन दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल वेयर डू वी गेट प्योर सिल्वर आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए हमारा देखिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हो रही है, यहाँ पे देखिए हमारा एक कैथोड हो गया एक एनोड हो गया, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दी। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें प्योर सिल्वर कहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग ए वाले पार्ट की बात करें कि ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जब हम लोग मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का यूज़ करके, तो हमारा जो एनोड वाला मटेरियल होता है ये आपका क्या होता है बेटा, ये आपका इम्प्योर मेटल होता है।
ये आपका वो मेटल होता है जिसकी हम लोगों को प्यूरिफिकेशन करनी होती है। और कैथोड पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हमारे पास प्योर मेटल होता है, ठीक। तो एनोड मटेरियल क्या होगा आपका, इम्प्योर मटेरियल से बना होगा, और कैथोड का जो मटेरियल होगा ये आपके प्योर मेटल से बना होगा। अब बी वाले पार्ट में क्या बोल रहा है कि सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट बताओ। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है एक्चुअल में वो उस मेटल की क्या होती है, सॉल्यूशन होती है बेटा। उसकी क्या होती है, सॉल्ट सॉल्यूशन होती है। तो अगर हम लोग सिल्वर को क्या कर रहे हैं, प्यूरिफाई कर रहे हैं, तो हमारा सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकता है भाई, सिल्वर सल्फेट हो सकता है या सिल्वर नाइट्रेट हो सकता है। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा था कि हमको प्योर सिल्वर कहाँ मिलेगा। तो हमारा जो प्योर सिल्वर होगा बेटा, जो हमारा प्योर मेटल होगा, वो हमको कैथोड पे हमेशा ऑब्टेन होता है। तो देखिए इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। वाई शुड द मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स बी कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड्स इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देम। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आखिर क्यों हम लोग जो है मेटल सल्फाइड्स को और कार्बोनेट्स को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं जब भी हम लोग जो है मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, प्योर मेटल का। तो देखिए अगर हम लोग इसके आंसर को बात करें बेटा, तो मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि जो हमारे मेटल सल्फाइड्स होते हैं और उनके जो कार्बोनेट्स होते हैं, हम उनको इसलिए मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि मेटल ऑक्साइड से जो है हम लोग बड़े आसानी से क्या करते हैं, रिडक्शन मेथड का यूज़ करके या सिंपली उनको हीट करके अपने प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स आर कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड्स इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देम बिकॉज मेटल्स कैन बी ऑब्टेन्ड ईजियर। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है कि जो हमारा प्योर मेटल है वो हम लोग उनके ऑक्साइड से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं देन इट सल्फाइड और कार्बोनेट और एज कंपेयर टू सल्फाइड और कार्बोनेट और। अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। जनरली व्हेन मेटल्स आर ट्रीटेड विद मिनरल एसिड्स हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, but when metals except manganese and magnesium treated with nitric acid hydrogen gas is not liberated, why? अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में जनरली हमसे ये बोल रहा है कि जब मेटल्स हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर हम लोग मैंगनीज और मैग्नीशियम को छोड़ दें तो बाकी जितने भी मेटल्स हमारे जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, हमको ये बता दो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ से अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है इट इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है आपका, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जब हमारा मैंगनीज और मैग्नीशियम के साथ हम लोग इसकी रिएक्शन करते हैं तो हम लोग इसको वेरी वेरी डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, तब जा कर के जो है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा, तो यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन गैस होती है, जो भी आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही होती है, ये उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सो इट ऑक्सीडाइजेस द लिबरेटेड हाइड्रोजन इनटू वाटर। सो इसी वजह से आपका क्या होता है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है ये सभी मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। इसी तरीके के क्वेश्चंस बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और स्टूडेंट्स अक्सर इन्हीं क्वेश्चंस को नहीं लगाते हैं और उसके बाद उनको जो है सब पता चलता है कि पेपर तो पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आ गया। तो अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को लगा लोगे, मैं आप लोगों को एश्योर कर रहा हूँ कि बड़े आसानी से जो है आप लोग 95% मार्क्स ला सकते हो।
तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंपाउंड एक्स एंड एल्युमिनियम आर यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स। अब ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने जब मैंने चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया था, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से थर्माइट रिएक्शन पढ़ाई थी और मैंने बोला भी था कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपका आ गया। क्या बोल रहा है ए पार्ट में कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स। सबसे पहले हम लोगों को कंपाउंड एक्स बता दो कि कंपाउंड एक्स क्या रहा होगा, और फिर हमें बता दो कि ये रिएक्शन का नेम क्या होगा, और तीसरे पार्ट में हमें बता दो कि रिएक्शन क्या होगी। तो सिंपल सी बात है बेटा कि ये जो हमारी रिएक्शन है जिसका यूज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक में यूज़ कर रहे हैं। ये आपके एनसीईआरटी के बुक में, जो लोग बुक रीडिंग करते हैं वहाँ पे बेटा ये लाइन में गिवन है। तो आपका कंपाउंड बेटा क्या रहा होगा, दैट इज Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड जब एल्युमिनियम के साथ आपका रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, और आयरन यहाँ पे क्या कर जाता है, डिस्प्लेस कर जाता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। और ये हमारी क्या हो जाएगी, ये आपकी गिवन रिएक्शन होगी, और यहाँ पे आपका ह्यूज अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये आपकी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42। सो व्हेन ए मेटल X is heated with cold water, it gives a basic salt Y with molecular formula of XOH and molecular mass equals to 40 and liberates a gas Z which catches fire easily. Identify X, Y and Z and also write the reaction involved. तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, यहाँ पे आप लोग पहले क्वेश्चन को समझिए कि एक मेटल X है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट Y की फॉर्मेशन कर रहा है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला XOH है और मॉलिक्यूलर मास कितना है, 40 है। और यहाँ पे क्या बन रही है बेटा, एक जेड गैस की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक, अब जरा आप पहले क्वेश्चन को देखो बेटा, ये जो सॉल्ट बन रहा है हमारा दैट इज XOH। तो देखिए हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है बेटा। ठीक है, ऑक्सीजन का मास आपका कितना होता है, 16 होता है। तो 16 + 17 हो गया। तो X का मास आपका कितना रहा होगा, 23, एंड 23 आपके सोडियम का मास होता है। तो मेटल X आपका क्या हो गया बेटा, सोडियम। अब सोडियम आपका बेटा जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बना रहा है बेटा, एक सॉल्ट Y की फॉर्मेशन कर रहा है। क्या बना रहा है, सॉल्ट Y बना रहा है। तो यहाँ पे क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। अब यहाँ पे बेटा आपका जब मेटल X वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर के साथ, तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो हमारी जो गैस रही होगी Z, ये हमारी Z क्या होगी, हाइड्रोजन गैस होगी, जो बड़े आसानी से क्या करेगी बेटा, फायर को पकड़ लेगी, क्योंकि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ये हीट के कांटेक्ट में आएगी तुरंत इसमें एक्सप्लोजन हो जाएगा और ये आग को पकड़ लेगी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। इसीलिए तो आजकल आपकी जो है हाइड्रोजन फ्यूल्ड कार्स चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं भाई। हाइड्रोजन फ्यूल का यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्स चला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43। अ नॉन मेटल X एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स Y एंड Z। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक नॉन मेटल X है जो 2 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज Y एंड Z। नाउ Y इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस एंड Z इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब Y जो है आपका ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है और Z जो है आपका बेटा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आइडेंटिफाई X, Y एंड Z। हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आप जो है X, Y और Z को बता दो बेटा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो नॉन मेटल हमारा क्या रहा होगा, कार्बन रहा होगा। भाई कार्बन जो है बेटा आपका ये डिफरेंट फॉर्म्स में नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो कार्बन की एक फॉर्म होती है बेटा डायमंड, जो कि हार्डेस्ट होती है, दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो Y हमारा क्या हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा। और कार्बन हमारा ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है,
ठीक है। अब ये ग्रेफाइट जो होता है बेटा, ये आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो जेड आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ग्रेफाइट। और डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों ही आपके क्या हैं, कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। तो आप लोग जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ोगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा कि कार्बन कितने फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 44 एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं से रिएक्शन तो पूछ ही लेते हैं वो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन एल्युमिनियम पाउडर इज हीटेड विद मैंगनीज ऑक्साइड। तो देखिए हम लोगों ने एल्युमिनियम के साथ मैंगनीज ऑक्साइड की रिएक्शन कराई, तो हमें मैंगनीज मिल गया और एल्युमिनियम ऑक्साइड मिल गया, और यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हुई। अब सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, इज एल्युमिनियम गेटिंग रिड्यूस्ड। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है इज मैंगनीज ऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो हमसे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ से बेटा रिएक्शन को देखें, तो मैंगनीज ऑक्साइड आपका मैंगनीज में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए ऑक्सीजन के एटम का डिलीशन हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है बेटा, है रिडक्शन कहलाता है कि नहीं कहलाता है। तो देखिए आपका जो MnO2 है ये कहाँ ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ये तो आपका रिड्यूस्ड हो रहा है ना, इसमें तो रिडक्शन हो रहा है क्योंकि आपके ऑक्सीजन के एटम्स रिमूव हो रहे हैं। अगर हम लोग एल्युमिनियम की बात करें बेटा, तो एल्युमिनियम से क्या बन रहा है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपके ऑक्सीजन के एटम्स ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इज एल्युमिनियम गेटिंग रिड्यूस्ड, तो नो, एल्युमिनियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। एल्युमिनियम आपका क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ऑक्सीजन के एटम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सोल्डर एलॉय, विच प्रॉपर्टी ऑफ सोल्डर मेक्स इट सुटेबल फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें ये बता दो कि सोल्डर जो एलॉय है ये किन किन चीज़ों से मिलके बना है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि सोल्डर एलॉय की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसको इलेक्ट्रिकल वायर्स की वेल्डिंग के लिए सूटेबल बनाती है। तो देखिए अगर बेटा हम लोग सोल्डर एलॉय की बात करें, तो ये हमारा लेड और एल्युमिनियम का क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्लियर हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, पूछा जा सकता है, इस बार याद रखिएगा। साथ ही साथ बेटा अब इसका यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, और जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स में इसको एज ए वेल्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स वाई सोल्डर एलॉय इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को जो है हर एक चीज़ डिटेल्ड में समझाते हुए चल रहा हूँ। आई होप आप लोगों के सारे जो डाउट्स हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ जो है अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे तरीके से खूब इसको शेयर कर देना। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोल रहा है कि ये मेटल M विच इज यूज्ड इन द थर्माइट प्रोसेस व्हेन हीटेड विद ऑक्सीजन गिव्स एन ऑक्साइड B विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर। आइडेंटिफाई A and B, राइट डाउन द रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड V विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को समझो, उसके बाद आप लोग आंसर को सॉल्व करो। भाई क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक मेटल M है जो क्या कर रहा है बेटा, जो हमारा थर्माइट प्रोसेस में यूज किया जा रहा है। आप सभी लोगों को पता है कि थर्माइट प्रोसेस क्या होती है भाई, फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है और यहाँ पे आयरन को डिस्प्लेस कर देता है। तो आपका मेटल M क्या रहा होगा, एल्युमिनियम रहा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो मेटल A जो है आपका, ये मेटल M या मेटल A जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन हो, ये आपका क्या है बेटा, एल्युमिनियम है। और B क्या है, ऑक्साइड B।
अब इस मेटल M का जब हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, भाई ये आपके क्वेश्चन में गिवन है बेटा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो हमें क्या मिल रहा है, एक ऑक्साइड भी मिल रहा है दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो आपका एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर को शो करता है कि नहीं करता। तो देखिए बी आपका क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि इस एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कर दो और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर दो। तो देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है बेटा, तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और यहाँ पे आपका वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा जब एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या बनाता है बेटा, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है दैट इज NaAlO2, ठीक है। ये भी आपका क्या होता है, सॉल्ट होता है और यहाँ पे आपका वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो देखिए क्योंकि आपका जो है एल्युमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड था, इस वजह से जो है ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और आपके बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47। अ मेटल दैट एग्जिस्ट एज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर is obtained by heating its sulfide in the presence of air. Identify the metal and its ore and give the reaction involved. तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक मेटल है जो आपका लिक्विड स्टेट में पाया जा रहा है रूम टेम्परेचर पे। तो कौन सा ऐसा मेटल है बेटा, आपका एक ही मेटल होता है जो आपका लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, दैट इज मरकरी। तो मरकरी इज द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो हमारा मेटल क्या होगा, हमारा मेटल मरकरी रहा होगा। अब मरकरी का ओर क्या होता है बेटा, ओर ऑफ मरकरी सिन्नाबार, इसका ओर सिन्नाबार होता है। सो व्हेन वी हीट सिन्नाबार इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो देखिए सिन्नाबार हमारा क्या होता है, दैट इज मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है। हमारा क्या होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है HgS, ये हमारा क्या है, सिन्नाबार, ठीक। जब हम लोग बेटा इसको जो है हीट करते हैं, क्योंकि ये सल्फाइड और है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाएगा, आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया बेटा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिल गया। नाउ इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हम लोग अगेन हीट करेंगे बेटा, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा प्योर मेटल मिल जाएगा। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज अगेन हीटेड एंड वी गेट द प्योर मरकरी मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, हमारा प्योर मेटल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 48। गिव द फॉर्मूला ऑफ द स्टेबल बाइनरी कंपाउंड दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए क्वेश्चन में बेटा क्या बोल रहा है कि हमको कुछ एलिमेंट्स गिवन है और हमको जो है इनके स्टेबल कंपाउंड्स के फॉर्मूला बनाने हैं। सिंपल सी बात है बेटा, ये बहुत इजी है। आप लोगों ने जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था तो वहाँ पे आप लोगों ने केमिकल फॉर्मूले बनाए होंगे। चलो आकर के बना लेते हैं। भाई मैग्नीशियम जब आपका नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा बेटा, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, 2 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है, 3 है। तो इनमें क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Mg3N2। अब ठीक इसी तरीके से बेटा लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो लिथियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो ये क्या बनाएगा, लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, दैट इज Li2O, ठीक। इसी तरीके से एल्युमिनियम जब आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो देखिए एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, एल्युमिनियम क्लोराइड मिलेगा, दैट इज AlCl3। अब फोर्थ वाले कंपाउंड को अगर हम लोग देखें तो पोटेशियम जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो देखिए पोटेशियम की वैलेंसी 1 बेटा और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो ये क्या बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा, दैट इज K2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट हैपेंस व्हेन, पार्ट ए में क्या बोल रहा है कि क्या होगा जब जिंक कार्बोनेट को हम लोग हीट करेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो देखिए बेटा जिंक कार्बोनेट हमारा क्या है, क्योंकि हमारा कार्बोनेट का और है, तो जब हम लोग इसको हीट करेंगे बेटा तो डायरेक्टली क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा और यहाँ पे हमारी
कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर जाएगी, लिबरेट कर जाएगी। अब इसी लैंग्वेज को, जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे करी है, इस लैंग्वेज को आपको बस यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। अब बी पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि क्या होगा जब हमारा मिक्सचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड को हम लोग हीट करेंगे। तो देखिए, जब हम लोग अपने कॉपर के ऑक्साइड को और कॉपर के सल्फाइड को हीट करते हैं बेटा, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, हमें प्योर कॉपर का मेटल मिल जाता है। ठीक है, सो व्हेन ए मिक्सचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड इज हीटेड वी गेट द प्योर कॉपर मेटल। और ये वाली रिएक्शन आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। ए नॉन मेटल ए इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड एंड फॉर्म्स टू ऑक्साइड बी एंड सी। ऑक्साइड बी इज टॉक्सिक वेयर एज सी कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक नॉन मेटल ए है जो कि हमारे फूड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमारे फूड में पाया जाता है। अब इसके दो ऑक्साइड बनते हैं बेटा, एक बी बनता है और एक सी बनता है। बी जो है बेटा टॉक्सिक है, जहरीला है, ठीक, हार्मफुल है, और सी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो हमको ये बता दो, फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि ए बी और सी क्या है। तो देखिए आपका जो ए है बेटा दैट इज कार्बन। अब आपका जो बी वाला ऑक्साइड है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका क्या रखता है, टॉक्सिक नेचर को रखता है। और आपका जो सी ऑक्साइड है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी वजह से क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। बी पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल डज ए बिलोंग। तो देखिए जब भी हमसे ग्रुप को चेक करने की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,4। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग इसमें 10 ऐड कर देंगे। भाई देखिए आप लोग जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे बेटा तो वहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है भाई, ये हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, जब हम लोग एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को 10 ऐड करना पड़ता है। ठीक, तो इसीलिए आपका जो कार्बन है इसका ग्रुप कितना रहा होगा, ये 14 ग्रुप से आपका बिलोंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ मेटल्स दैट आर गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि हमें 2 ऐसे मेटल के नाम बता दो जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो। तो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। और 2 ऐसे मेटल्स के नाम बता दो जो आपके पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हो गए। तो देखिए मरकरी आपका पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है बेटा, लेड आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हो जाएंगे। तो देखिए सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि बेटा मेटल्स आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं आपके जो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, मरकरी आ जाएगा और लेड आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 52। नेम 1 मेटल एंड 1 नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर and also name 2 metals having melting point less than 310 Kelvin। तो देखिए सिंपल सी बात है बेटा, मरकरी जो है आपका एक ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और ब्रोमीन हमारा बेटा एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो हमारे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब इसके सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि हमें ऐसे 2 मेटल्स के नाम बता दो जिनका मेल्टिंग पॉइंट 310 केल्विन से कम हो। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बेटा, सीजियम और जो आपके गैलियम होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा ये 310 केल्विन से कम होता है। तो इसको आप लोग जो है अच्छे तरीके से याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एन एलिमेंट ए रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ए कंपाउंड वी which is used in white washing।
द कंपाउंड बी ऑन हीटिंग फॉर्म्स एन ऑक्साइड सी विच ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर गिव्स बैक बी। आइडेंटिफाई ए बी सी एंड गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो देखो एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लो कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक एलिमेंट ए है जो वाटर के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बी बना रहा है, जिस कंपाउंड का यूज़ हम लोग वाइट वॉशिंग में करते हैं। अब जैसे ही आपके दिमाग में आया तो आपको समझ में आ गया कि कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। तो देखिए ए आपका क्या हो गया भाई, ए आपका कैल्शियम हो गया। अब इसका जो ऑक्साइड है बेटा भाई, कंपाउंड बी आपका क्या है बेटा, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? इसी का तो हम लोग वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब अपन लोगों ने हीट किया तो हमको क्या मिल गया, ऑक्साइड सी मिल गया, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। हमको क्या मिल गया, कैल्शियम का ऑक्साइड मिल गया अगेन, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिल गया, वाटर मिल गया। अब हमसे क्या बोल रहा था कि ए बी और सी बता दो। तो देखिए ए आपका क्या हो गया, कैल्शियम हो गया, बी आपका क्या हो गया बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और सी आपका क्या हो गया, दैट इज, क्योंकि हमारा ऑक्साइड है सी का, ठीक, तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो इस तरीके से जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें आपको ए बी सी और डी को आइडेंटिफाई करना हो तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले इस तरीके से जो है रिप्रेजेंट करोगे कि आखिर क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। और जब आप लोग अच्छे तरीके से इसको देखोगे तो आपको यहीं से जो है आइडिया मिल जाएगा कि क्या हमसे पूछा जा रहा है, कौन सा एलिमेंट रहा होगा, और फिर धीरे धीरे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो बड़े आसानी से आप लोग जो है इस तरीके के क्वेश्चंस को भी फोड़ दोगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को इतने आसानी से सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, तो सबसे पहले आप लोग जो है अच्छे तरीके से चैप्टर पढ़ो, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करो, देन इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को लगाओ। उसके बाद आप जो है एग्जाम्पलर जब लगाओगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 54। एन एल्कली मेटल ए गिव्स ए कंपाउंड बी molecular mass of 40 on reacting with water. The compound B gives a soluble compound C on treatment with aluminum oxide. Identify A, B, C and give the reaction involved. तो देखिए अगेन वही क्वेश्चन बोल दिया इन्होंने कि एक मेटल A है जिसको हमने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्ट कराया, तो हमको क्या मिल गया बेटा, एक कंपाउंड B मिल गया जिसका मास क्या था, 40 था। अब एक अभी ऐसा सवाल आप लोगों ने जस्ट सॉल्व किया जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या था, 40 था, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक किया होगा कि भाई सोडियम है। भाई सोडियम आपका बेटा जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 40 होता है, तो आपका मेटल ए क्या हो गया बेटा, सोडियम हो गया, और कंपाउंड बी आपका क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस कंपाउंड बी, ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड था, इस कंपाउंड बी की रिएक्शन जब हम लोगों ने एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ कराई तो हमें कंपाउंड सी मिल गया। तो भाई देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जब एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है बेटा तो हमें क्या मिलता है, NaAlO2, दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट। मिलता है कि नहीं मिलता है? आप लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप लोगों ने एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाली रिएक्शंस में इस पॉइंट को देखा होगा, इस रिएक्शन को देखा होगा। अब यहाँ पे रिएक्शंस तो हम लोगों ने करी दी सारी, तो ये आप लोग जो है रिएक्शंस को भी देख सकते हो, और मैंने क्वेश्चन आपको पूरा बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि किस तरीके से आप लोगों को जो है अपने क्वेश्चन के आंसर को रिप्रेजेंट करना है। बहुत सारे बच्चों को आंसर तो पता होता है लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि उनको किस तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरीके से अगर आप लोग जो है अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं,
दैट इज क्वेश्चन नंबर 55. गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम इट्स ओर बाई. ऑप्शन ए रोस्टिंग ऑफ जिंक ओर एंड ऑप्शन बी कैल्सिनेशन ऑफ जिंक ओर. तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बेटा हम लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को बताना है. तो पार्ट ए में हमको रोस्टिंग ऑफ जिंक ओर, हमें जिंक ओर की रोस्टिंग करनी है. तो अगर बेटा हम लोग रोस्टिंग करेंगे तो हमारे पास जिंक का कौन सा और होगा, जिंक का सल्फाइड वाला और होगा, दैट इज जिंक सल्फाइड. तो जिंक सल्फाइड बेटा जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि रोस्टिंग कर रहे हैं बेटा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे कि नहीं करेंगे, और इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे हमें जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड हमारा रिलीज हो जाएगा. इसी तरीके से बी पार्ट में क्या बोल रहा था कि हमको कैल्सिनेशन करना है जिंक ओर का. तो जब हम लोग कैल्सिनेशन करेंगे तो हमारा जिंक का कौन सा और रहा होगा, दैट इज कार्बोनेट ओर. ये हमारा कार्बोनेट ओर होगा. तो जिंक कार्बोनेट को हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट कर देंगे. तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा, और यहाँ पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर जाएगी, रिलीज कर जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56. ए मेटल M डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ए ब्लैक कलर प्रोडक्ट. आइडेंटिफाई M एंड ब्लैक कलर प्रोडक्ट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ M विद ऑक्सीजन. तो देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे, आप लोग पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझो, क्योंकि ये सारे आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं. यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट लगेगा. एक मेटल M है जो एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन को शो नहीं कर रहा है. इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा मेटल M है ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव रहा होगा, तभी तो नहीं भाई एसिड के साथ रिएक्ट कर पा रहा है. अब इस मेटल M की जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये ब्लैक कलर के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है. तो आप लोगों के दिमाग में घूम गया होगा कि ब्लैक कलर का कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड भी तो था. भाई कॉपर हमारा क्या है, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है. कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना दे रहा है, जो कि हमारा क्या है बेटा, ब्लैक कलर का कंपाउंड है. तो हमारा मेटल क्या होगा, हमारा मेटल हो जाएगा कॉपर, एंड इट डज नॉट रिएक्ट विद एसिड. ठीक है, बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. ये हमारे एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा. इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर. तो हमारा कॉपर जो है बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा, जो कि हमारे ब्लैक कलर का कंपाउंड होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 57. एन एलिमेंट फॉर्म्स एन ऑक्साइड A2O3 विच इज एसिडिक इन नेचर. आइडेंटिफाई ए एज मेटल और नॉन मेटल. तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक एलिमेंट जो है एक ऑक्साइड को बना रहा है जो हमारे एसिडिक नेचर का है, जिसका नेचर कैसा है, एसिडिक है. तो हमें ये बता दो कि वो मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा. तो सिंपल सी बात है बेटा कि आपके नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं. तो आपका एलिमेंट ए जो है ये क्या रहा होगा, नॉन मेटल रहा होगा. अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 58. अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वाज केप्ट इन एन आयरन पॉट. आफ्टर ए फ्यू डेज द आयरन पॉट वाज फाउंड टू हैव ए नंबर ऑफ होल्स इन इट. अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन को हम लोगों ने आयरन के पॉट पे रख दिया था. ठीक, कुछ दिनों बाद हम लोगों ने क्या देखा कि जो आयरन पॉट था भाई, जो आयरन पॉट था हमारा, उसमें बहुत सारे होल्स हो गए. तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन द रीज़न इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी, कि रिएक्टिविटी के बेसिस पे हमें इसका रीज़न दो, और साथ ही साथ जो है हमें ये बता दो कि रिएक्शन यहाँ पे क्या हुई होगी. तो अगर हम लोग बेटा देखें तो देखिए आयरन
कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन करेगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन हमारी ये इन्वॉल्व हुई होगी। ठीक है, सो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हेंस इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन एंड फॉर्म्स फेरस सल्फेट। तो ये क्या बना लेगा, आपका फेरस सल्फेट बना लेगा। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या पूछ रहा था कि ये जो आयरन पॉट था इसमें होल्स कैसे हो गए। तो सिंपल सी बात है बेटा, जब यहाँ पे आपका फेरस सल्फेट बन जाएगा तो क्योंकि हम लोग जो है इसको नेचर में फ्रीली छोड़ दे रहे हैं, भाई ये नेचर में अपना फ्रीली पड़ा है, तो ये क्या करेगा, ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन या वाटर प्रेजेंट होगी उसके साथ रिएक्शन को शो करके रस्टिंग करने लगेगा। क्या करने लगेगा, रस्टिंग प्रोसेस को शो करेगा। उस रस्टिंग की वजह से क्या होगा कि जो हमारा आयरन का पॉट है उसमें होल्स हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 59 से क्वेश्चन नंबर 65 तक की जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे ये सारे क्वेश्चंस हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो अगर हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 59 को देखें तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नॉन मेटल ए विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर when heated with hydrogen in 1:3 ratio in the presence of a catalyst iron gives a gas B. On heating with oxygen it gives an oxide C. If this oxide is passed into water in the presence of air it gives an acid D which gets act as a strong oxidizing agent. तो देखिए सबसे पहले जो है हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए एक एक करके पहले जो है पॉइंट्स को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक नॉन मेटल ए है जिसका परसेंटेज जो है एयर में मैक्सिमम है। तो आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो कि हमारी जो नाइट्रोजन है वो हमारे एयर में मैक्सिमम परसेंटेज रखती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नॉन मेटल ए है आपका ये क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस नॉन मेटल ए ने जब आयरन की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, मींस नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जब 1:3 के रेशियो में रिएक्ट करता है आयरन की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाता है, एक गैस बी को बनाता है। अब आप लोग खुद ही देखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, अमोनिया गैस की फॉर्मेशन करता है। तो आपकी गैस बी क्या होगी, NH3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो देखिए आपकी गैस क्या हो गई, अमोनिया हो गई। अब थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि नॉन मेटल ए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड सी बनाता है। तो देखिए नाइट्रोजन आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को बनाएगा, दैट इज NO2। तो ये आपका C हो गया, NH3 आपका क्या हो गया, B हो गया, नॉन मेटल आपका A हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखिए इसका जो ऑक्साइड C है, ये जो ऑक्साइड C बना है, जब हम लोग इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे, मीन्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब हम लोग वाटर के साथ कराएंगे तो हमें एक एसिड मिलेगा जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सिंपल सी बात है, हमको क्या मिलेगा, नाइट्रिक एसिड मिलेगा, दैट इज HNO3। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग जब क्वेश्चंस को देखो तो आप लोग डायरेक्टली सॉल्व करो। अब यहाँ पे सबसे बड़ी आप लोग गलती क्या करते हो यार, कि आप लोगों को ये नहीं पता होता है कि किस तरीके से इस टाइप के आंसर्स को लिखना होता है। तो मैंने हर चीज़ आपको समझा दी है, आप लोग ये चेक कर लीजिए कि किस तरीके से आप लोग इसको रिप्रेजेंट करोगे। तो देखिए ए पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई A, B, C एंड D। तो देखिए ए आपका क्या है, नाइट्रोजन, B आपका अमोनिया है, C आपका क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और D आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। अब बी पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल डज दिस नॉन मेटल बिलोंग। जो नाइट्रोजन एलिमेंट है हमारा, ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो जब भी हम लोगों को ग्रुप निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं।
तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,5। अब 5 में हम लोग क्या करेंगे 10 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, ये आपके 15th ग्रुप से बिलोंग करेगा। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60। गिव द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो एंड मीडियम रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव सल्फाइड ओर्स। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको जो है मीडियम रिएक्टिविटी एलिमेंट्स और जो हमारे लो रिएक्टिविटी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग जो है किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे उनके सल्फाइड ओर से, उसकी स्टेप्स लिख के दिखानी है। तो यहाँ से अगर हम लोग जो है इसके आंसर को देखें तो सबसे पहले हम लोग जो है मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज के लिए स्टेप्स को देखते हैं कि जो हमारे मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होंगे उनके सल्फाइड ओर से किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि हमारा ओर सल्फाइड ओर है कि कार्बोनेट ओर है। स्टेप 1 हमारी हो जाएगी। स्टेप सेकंड में हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमारा ओर जो है सल्फाइड ओर है तो हम लोग क्या करेंगे रोस्टिंग की हेल्प से इसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर हमारा ओर कार्बोनेट ओर होगा तो हम लोग कैल्सिनेशन प्रोसेस की हेल्प से इसको क्या करेंगे ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर देंगे। वी कन्वर्ट द ओर इनटू इट्स ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसेस। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन लोग क्या करेंगे, नाउ एडिंग कार्बन एंड देन रिड्यूस इट। तो जो भी हमको ऑक्साइड ओर मिलेगा हम लोग क्या करेंगे उसका रिडक्शन कराएंगे कार्बन की हेल्प से और उसको हीट कर देंगे। जैसे ही हम लोग उसको हीट करेंगे वी गेट द प्योर मेटल। हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को प्योर मेटल मिल जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लो भाई, देखिए हमारे पास जिंक सल्फाइड था बेटा, तो ये सल्फाइड ओर है। अगर सल्फाइड ओर है तो बेटा यहाँ पे क्या होगा आपका रोस्टिंग होगी, और रोस्टिंग आपकी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। तो हमने क्या कराया इसकी रोस्टिंग कराई और यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर दी, तो देखिए हमको ऑक्साइड ओर मिल गया। ठीक इसी तरीके से हमारा कार्बोनेट ओर है, तो कार्बोनेट ओर का हम लोग क्या कराएंगे कैल्सिनेशन कराएंगे भाई, कार्बोनेट से कैल्सिनेशन। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है, आपको दिक्कत भी नहीं होगी। अब यहाँ पे आपका ऑक्सीजन की कोई भी प्रेजेंस नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या बन गया अगेन हमें जिंक ऑक्साइड मिल गया जो कि हमें चाहिए था ऑक्साइड ओर। अब थर्ड स्टेप हमारी क्या होगी, हम लोग क्या करेंगे हम लोग कार्बन को ऐड करेंगे और इसका रिडक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को प्योर मेटल मिल गया कि नहीं मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारे मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं या जो हमारे मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे उनके ओर से। अब हमारे कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, जो हमारे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है जो भी हमारा सल्फाइड ओर है उसको हम लोग ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर सल्फाइड ओर है बेटा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग आपकी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी, तो देखिए हमको हमारा ऑक्साइड ओर मिल गया। अब जैसे ही हमको ऑक्साइड ओर मिलेगा बेटा डायरेक्टली हम लोग क्या कर देंगे इसको हीट कर देंगे। यहाँ पे हम लोगों को कार्बन को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे हीट करेंगे। तो कन्वर्ट दिस ऑक्साइड ओर बाय हीटिंग इट। जैसे ही अपन लोग इसको हीट करेंगे हमको क्या मिल जाएगा, हमारा प्योर मेटल मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको उनके ओर से एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 61। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो ए पार्ट में क्या बोल रहा है कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम डिक्रीजेस इफ इट इज डिप्ड इन नाइट्रिक एसिड। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी क्या कर जाती है, डिक्रीज हो जाती है जब हम लोग जो है इसको नाइट्रिक एसिड में डिप करते हैं। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो आप सभी लोगों को पता है कि बेटा जो नाइट्रिक एसिड होता है हमारा ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है, क्योंकि इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, ये एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके समझे एल्युमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेता है। भाई ये आपका एल्युमिनियम मेटल है,
अब इस एल्युमिनियम मेटल को हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड में डिप कर दिया। अब क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर को शो करता है, तो जब ये बहुत टाइम तक पड़ा रहेगा तो ये क्या करेगा, एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा तो इसके ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देगा। तो एल्युमिनियम के ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, आपके एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी उसकी, और जिस वजह से क्या होता है बेटा, एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम। अब हमको ये रीजन दे दो कि आखिर क्यों कार्बन जो है सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स को रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें बेटा, तो सिंपल सी बात है, कार्बन जो है हमारा ये सोडियम और मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव होता है। तो क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है बेटा, तो इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि ये जो है सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड को रिड्यूस कर पाए। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, ये रिएक्शन को शो नहीं करता है। अब आप लोग इसको एक कॉमन एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि अगर आप लोग एक दिन में मान लो 2 घंटे पढ़ते हो, अब अगर आपसे कोई कहे कि आप लोग 10 घंटे पढ़ने लगो, तो दैट इज इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक इसी तरीके से कार्बन उतना ताकतवर है ही नहीं, तो किस तरीके से सोडियम और मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे कभी भी कार्बन आपका रिड्यूस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, दैट इज सी। इसमें क्या बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, वेयर एज इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमको ये बता दो कि आखिर सोडियम क्लोराइड जो है ये सॉलिड स्टेट में जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं कर पाता है। लेकिन जब इसकी एक्वस सोल्यूशन होती है या जब ये हमारे पास मोल्टन फॉर्म में होता है, तो बड़े आसानी से जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। तो यहाँ पे आप लोग खुद सोचो कि सोडियम क्लोराइड आपका क्या है बेटा, ये आपका आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब जब ये अपनी सॉलिड फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सोडियम और क्लोराइड के आयंस होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर पाते, और क्योंकि इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी फ्लो नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, द मूवमेंट ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे तो चार्ज मूव ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारा NaCl क्या है, ये आपका सॉलिड स्टेट में है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हमारा NaCl जो है ये अपने मोल्टन फॉर्म में आता है या ये एक्वस सॉल्यूशन में जाता है, तो ये क्या करता है, ये आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है, और ये आयंस आपके क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे बड़े आसानी से मूवमेंट को शो करते हैं। इन्हीं के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं भाई। चार्जेस के मूवमेंट आपके क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है कि नहीं कहलाता। तो दैट्स वाई जो हमारे मोल्टन स्टेट होती है और हमारी जो एक्वस सॉल्यूशन होती है, उसमें सोडियम क्लोराइड क्या करता है आपका, ये आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बड़े आसानी से कंडक्ट हो जाती है। देखिए इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं, आयरन आर्टिकल्स आर गैल्वेनाइज्ड। अब इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाया है कि आखिर क्यों आयरन के आर्टिकल्स को गैल्वेनाइज किया जाता है। तो सिंपल सी बात है बेटा, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस आपकी क्या होती है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा आयरन का आर्टिकल होता है उसके ऊपर हम लोग जिंक की क्या कर देते हैं, लेयरिंग चढ़ा देते हैं। ठीक है, अब जब जिंक की इसके ऊपर लेयरिंग चढ़ जाती है, तो ऊपर हमारा जिंक मेटल होता है, नीचे हमारे पास क्या होता है, आयरन होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर कोरोजन होता भी है तो हमारा जिंक मेटल कोरोड हो जाता है, लेकिन हमारा जो आयरन मेटल होता है वो क्या कर जाता है, बच जाता है रस्टिंग होने से। तो सिंपल सी बात है बेटा, ये आपका एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने आयरन आर्टिकल्स को रस्टिंग से बचाते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को
बड़ी इजी लैंग्वेज में इसके आंसर को रिप्रेजेंट किया है। आप लोग एज इट इज इसको लिख दीजिएगा। अब हम लोग जो है अपने लास्ट पार्ट को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के, दैट इज ई। मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। अब ये जितने भी हमारे मेटल्स हैं ये कभी भी आपके फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा ये जितने भी आपके मेटल्स हैं ये आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो ये आपके नेचर में जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसके साथ क्या कर देते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। और इसी वजह से ये कभी भी जो है आपके फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 62। अब क्वेश्चन नंबर 62 के फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, गिवन बिलो आर द स्टेप्स फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स ओर, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन में जो है कॉपर को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, उसके ऑक्साइड ओर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसकी स्टेप्स गिवन है, हमको रिएक्शन लिख के दिखानी है। ए पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, रोस्टिंग ऑफ कॉपर सल्फाइड। तो देखिए कॉपर सल्फाइड हमारा क्या है बेटा, ये कॉपर का फर्स्ट सल्फाइड है। तो इस कंडीशन में क्या होगी, कॉपर की वैलेंसी 1 होगी और सल्फाइड की वैलेंसी 2 होगी। तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, Cu2S। अब कॉपर सल्फाइड जब हमारा बेटा जो है, क्योंकि ये सल्फाइड और है तो हम लोग क्या कराएंगे, इसका रोस्टिंग कराएंगे। रोस्टिंग हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है और यहाँ पे हीट प्रोवाइड करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, कॉपर का फर्स्ट ऑक्साइड मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या था, कॉपर का फर्स्ट सल्फाइड था। तो कॉपर का ऑक्साइड जो होगा फर्स्ट, उसका केमिकल फार्मूला क्या होगा भाई, कॉपर की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, दैट इज Cu2O। तो देखिए हमें कॉपर ऑक्साइड मिल गया। अब बी पार्ट में क्या बोल रहा है, रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड। अब देखिए जो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड था और कॉपर सल्फाइड था, हम लोगों ने क्या किया, इसका रिडक्शन करा दिया। तो सिंपल सी बात है, कॉपर ऑक्साइड बेटा और कॉपर सल्फाइड जब आपका रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हमें प्योर कॉपर मेटल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, प्योर कॉपर मेटल मिल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होगी ये हमारी रिलीज कर जाएगी। अब देखिए सी पार्ट में क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान क्या होगा। तो देखिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की रिएक्शंस क्या होती हैं बेटा, कैथोड पे आपका रिडक्शन होता है और एनोड पे आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि बेटा यहाँ पे हम लोगों को जो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का डायग्राम बनाना है। तो सिंपल सी बात है बेटा, इसमें आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है पता होनी चाहिए भाई। सबसे पहले जो आपका एनोड होगा बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन होगा, दैट इज ये आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। कैथोड पे बेटा आपका रिडक्शन होगा, ये आपका नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होगी बेटा कि ये जो हमारा कैथोड है यहाँ पे आपका प्योर मेटल हमेशा कलेक्ट होता है। एनोड पे हमारी क्या जाती है, एनोड हमारा जो है ये डिसोशिएट कर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो है बेटा इम्प्योरिटी मिलती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एनोड मट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को और याद रखनी है कि जो भी मेटल का हम लोग क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, उसी के सॉल्ट की यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन को लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो मान लीजिए हम लोग कॉपर का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग कॉपर सल्फेट की एक्वस सोल्यूशन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट की एक्वस सोल्यूशन। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 63। ऑफ द 3 मेटल्स X, Y and Z, X react with cold water, Y react with hot water and Z with steam only. Identify X, Y and Z and also arrange them in the order of increasing reactivity. तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास 3 मेटल गिवन हैं, X, Y और Z। एक X जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन को शो कर रहा है, Y जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्शन को शो कर रहा है और Z जो है आपका स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है बेटा, X आपका क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है,
वाई आपका जो है मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, और जेड हमारा क्या है, ये हमारा उससे कम रिएक्टिव है। ठीक है, ये लीस्ट रिएक्टिव नहीं है लेकिन उससे कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पे आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर दिया कि एक्स हमारा क्या रहा होगा, पोटेशियम और सोडियम हो सकता है। वाई हमारा क्या हो सकता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम हो सकता है बेटा। और जेड हमारा क्या होगा, क्योंकि ये स्टीम के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है तो ये हमारा एल्युमिनियम और आयरन रहा होगा। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि इन सभी मेटल्स को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी के बेसिस पे आप अरेंज कर दो। तो भाई सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका क्या था, एक्स, तो ये सबसे बाद में चला जाएगा। देन आपका वाई, फिर आपका जेड, क्योंकि जेड हमारा सबसे कम रिएक्टिव है, फिर हमारा वाई और फिर हमारा एक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स हो जाएगी। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एन एलिमेंट ए बर्न्स विद गोल्डन फ्लेम इन एयर, इट रिएक्ट्स विद अनदर एलिमेंट बी atomic number 17 to give a product C. An aqueous solution of product C on electrolysis gives a compound D and liberates hydrogen. Identify A, B, C and D and also write down the equations for the reaction involved. तो देखिए क्वेश्चन में बेटा हमसे क्या बोल रहा है, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक एलिमेंट ए है जिसको हम लोग जब बर्न कर रहे हैं तो हमें गोल्डन फ्यूम्स मिल रही हैं। अब आप सभी लोगों ने अगर अच्छे तरीके से चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सोडियम को जब बेटा हम लोग बर्न करते हैं तो ये हमें क्या देता है बेटा, इसका जो ऑक्साइड होता है ये गोल्डन फ्यूम्स को प्रोड्यूस करता है। तो आपका एलिमेंट ए क्या रहा होगा, दैट इज सोडियम, ये आपका क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये एलिमेंट ए मतलब सोडियम एक एलिमेंट बी के साथ रिएक्ट कर रहा है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। अब अगर एटॉमिक नंबर 17 है बेटा तो इसका मतलब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट सी को बना रहा है। तो सोडियम क्लोरीन के साथ बेटा रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट सी आपका क्या हो गया बेटा, NaCl हो गया। अब इस प्रोडक्ट सी को जब हम लोग वाटर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड बेटा जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपका प्रोडक्ट डी क्या हो गया, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे इस तरीके से आप लोग जो है अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर दोगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो है ईजिली समझा दी। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, लिख के दिखा देना है कि आपका प्रोडक्ट ए क्या रहा होगा, बी क्या रहा होगा और आपकी जो रिएक्शंस हैं वो क्या होंगी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 65। So two ores A and B were taken. On heating ore A gives carbon dioxide, whereas ore B gives sulfur dioxide. What steps you take them to convert into metals? अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है बेटा कि हमारे पास दो ओर गिवन है, एक ओर हमारा क्या है, कार्बोनेट का ओर है, एक ओर हमारा क्या है बेटा, सल्फाइड का ओर है। ठीक है, हमको ये बताना है कि किस तरीके से इन दोनों ओर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे अपने मेटल्स में। तो देखिए अगर हम लोग बेटा और ए की बात करें, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, लैंग्वेज मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, अभी मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए आपका जो और ए है बेटा ये आपका क्या है, कार्बोनेट ओर है। कार्बोनेट ओर का बेटा हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनेट ओर का हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन बोले तो बेटा ऑक्सीजन की एब्सेंस में हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हीट कर देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा बेटा ये क्या था, हमारे पास ये जिंक कार्बोनेट था, तो हम लोगों ने इसको हीट कर दिया तो हमें क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड मिल गया। अब सेकेंड स्टेप क्या होगी, इस जिंक ऑक्साइड को हम लोग कार्बन के साथ ऐड करेंगे
और रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। तो देखिए जिंक हमें क्या मिल गया, हमारा प्योर मेटल मिल गया कि नहीं मिल गया। अब और बी जो है बेटा, ये आपका क्या है, सल्फाइड ओर है। अब सल्फाइड ओर के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग में क्या होगा बेटा, हमारे पास जिंक सल्फाइड ओर रहा होगा और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। अब अगेन इस जिंक ऑक्साइड को बेटा हम लोग क्या करेंगे, अपनी ये वाली स्टेप को रिपीट कर देंगे भाई। हम लोग कार्बन ऐड करेंगे और इसको हीट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा और ये हमारा क्या होगा बेटा, प्योर मेटल होगा। यहाँ पे आप लोगों को लैंग्वेज क्या लिखनी है, तो देखिए लैंग्वेज मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 60 जब पढ़ाया था तो वहाँ पे जो आप लोगों को मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज वाला समझाया था पॉइंट, वो वाली पूरी लैंग्वेज आप लोगों को यहाँ पे लिख देनी है। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के NCERT एग्जाम्पलर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ खूब शेयर करिएगा और साथ ही साथ जो है अगर आप लोगों को जो है PDF को डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं सारे चैप्टर्स के नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ और इस एक्सरसाइज के भी नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने जो है पूरी साइंस के वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल पे जा कर के विज़िट करो, वहाँ पे आपको सभी प्रकार के साइंस के वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।